जय हिंद। आज हम लोग 2 इयर्स कोर्स 11th और 12th के फिजिक्स को बेहतर करने के लिए उसका एक बहुत से इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बेसिक टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये टॉपिक शुरू होगा, एक टर्म है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आपने नाम सुना होगा, फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी यानी जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं। डिफिनीशन लिखते हैं कि दोज क्वांटिटीज which can be measured, called फिजिकल क्वांटिटीज। वैसे क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं जिसको आप मेजर कर सकते हैं। ऐसा क्यों इसको पढ़ने की जरूरत पड़ी? तो देखिए, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से लेकर के हमारे फिजिक्स की लाइफ में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, जो ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिसको आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, बट उसमें ना तो कोई मैथ लगा सकते हैं, ना कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के मेजर कर सकते हैं। जैसे हम आप प्रैक्टिकल लाइफ की बात कहूँ कि किसी ने रोया, क्राइंग, लाफिंग, किसी ने हंसा, उसके हंसने और रोने का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसमें कोई मैथ नहीं लगा सकते, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा सकते। ठीक उसी तरह से हमारे फिजिक्स में भी बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको सुनेंगे, समझेंगे, बट कहा जाए कि इसका मैथ से कैलकुलेशन करो, कहा जाए कि इसको किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करो, आप नहीं कर पाओगे। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, दो सॉलिड बॉडी के सरफेस जब आपस में रब करते हैं तो इस रबिंग को हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं, लेकिन इस फ्रिक्शन का कैलकुलेशन नहीं होता है। फ्रिक्शन का जो इफेक्ट है, जिसमें दोनों लेयर के बीच में फोर्स लगता है, उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। तो फ्रिक्शन इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, बट फ्रिक्शनल फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, जो कि उसका कैलकुलेशन हो सकता है। इनर्शिया इज an inherent property of any matter or substances, but which cannot be measured by any mathematical process or any instruments। किसी ही तरह से हम इसको मेजर नहीं कर सकते। That means inertia is a non-physical quantities, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो इसलिए फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजर कर सकते हैं, जिसमें कुछ नाम आपको बता दूं, लेंथ है, मास है, टाइम है, एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, स्पीड है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, पावर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसको आप मेजर कर सकते हैं, वो सब इसके नाम हैं। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़ा सा, चूँकि लेंदी को ईजी करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बांटे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर 1, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं भाई? स्केलर को स्केलर कहलाने के 2 शर्त हैं। नंबर 1, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे ओनली मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के पास कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई, किसी भी रास्ते से गई, कोई भी रास्ते को वो न ऑप्ट करा कहीं जाने के लिए, लेकिन जितनी भी पोजीशन उनकी चेंज हुई, सभी पोजीशन को ऐड कर दिया, वहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है, केवल वैल्यू है, उसका नाम होता है डिस्टेंस। आप चले
2 घंटे 3 घंटे चले, हर एक सेकंड मिनट को ऐड करके आवर बना लिया, उस मिनट सेकंड का जो टाइम है वो जब भी इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, यानी वो स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी है, वर्क है। आप वर्क करिए, एक बॉडी को उठा करके यहाँ ही रख दिया, अपने बॉडी को नीचे से ऊपर उठा लिया, कहीं भी रखा, डायरेक्शन से इसको कोई मतलब नहीं है, तो वर्क और एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो हमारे फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी है जिसको स्केलर है, जिसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इंस्ट्रूमेंट से करेंगे या उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन से करेंगे। लेकिन ऐसे भी मेरे फिजिक्स में क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड आप समझ रहे हैं? मैग्नीट्यूड का मतलब कि कैलकुलेशन करने के बाद कुछ वैल्यू मिला, उसके पास डायरेक्शन भी होगा, ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन। लेकिन थर्ड, जहां से फिजिकल क्वांटिटी का नेचर बदल जाता हो, विच नॉट फॉलोज ट्रायंगुलर्स लॉ, नॉट फॉलोज पैरेललोग्राम्स लॉ, इस लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसकी कैलकुलेशन में इनकी ज़रूरत नहीं होती है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसका जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन उसको कैलकुलेशन करने के लिए कोई ट्रायंगल नहीं बनाना है, कोई पैरेललोग्राम नहीं बनाना है। जैसे मैं कहा एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो आप 10th क्लास तक में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मीन्स पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करती है, डायरेक्शन फिक्स है। इसकी कुछ वैल्यू भी होगी, एम्पियर में आप मेजर करते हैं। लेकिन आपसे सवाल करें कि एक करंट इधर जा रही है, मान लो 2 एम्पियर की, यहाँ से एक करंट जा रही है यहाँ से 3 एम्पियर की, हम पूछें कि जहाँ से करंट ये आ रही होगी, ये कितनी एम्पियर की करंट आ रही थी, जो 2 पार्ट में बटी, तो आप कह सकते हो कि I = 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर 5 एम्पियर। आपने कैलकुलेशन करने में ये नहीं यूज किया कि यहाँ कितना डिग्री का एंगल था, इसको ट्रायंगल नहीं बनाना पड़ा, सिंपल अलजेब्राइक एडिशन आपने कर दिया, अलजेब्रा का एडिशन कर दिया, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हम सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और आप देखिए, इमेजिन करिए कि करंट यहाँ से 8 एम्पियर की करंट आई और इसमें चली गई मान लो 5 एम्पियर की करंट। अब पूछे कि बताओ इसमें कितनी करंट जा रही थी, इसमें फाइंड आउट करना है। आप क्या करोगे, 8 एम्पियर = 5 एम्पियर प्लस I, यानी 8 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर = I, यानी I = 3 एम्पियर। आपने सिंपल सब्ट्रैक्शन लगाया। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है एडिशन सब्ट्रैक्शन जो अलजेब्रा का, ऐसे कैलकुलेशन जिसका हो सके बिना ट्रायंगल बनाए हुए, बिना पैरेललोग्राम बनाए हुए, यानी बिना कोई ज्योमेट्री का हम इसका कैलकुलेशन कर सकें, ऐसे क्वांटिटी को भी स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो स्केलर के लिए 2 कंडीशन, एक कंडीशन पहले लिखा था कि केवल मैग्नीट्यूड हो, केवल वैल्यू मिलता हो, डायरेक्शन नहीं मिलता हो, या डायरेक्शन से मतलब ही नहीं रखा जाता हो, उसको भी स्केलर बोलेंगे। मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, लेकिन कैलकुलेशन करने में कोई ट्रायंगल नहीं, कोई पैरेललोग्राम नहीं, उसको भी हम लोग स्केलर कहते हैं, जो सामने एग्जाम्पल है। तो स्केलर के ये कंसेप्ट हो गए, कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम लोग आते हैं वेक्टर के पास। सेकेंड क्वांटिटी का नाम है वेक्टर। पहला था स्केलर, अब हम बात कर रहे हैं वेक्टर की, यानी ये सेकेंड नंबर क्वांटिटी है वेक्टर। वेक्टर को वेक्टर कहलाने के लिए
3 शर्त को फुलफिल करना पड़ता है। नंबर 1, वेक्टर क्वांटिटी को जब हम कैलकुलेट करें तो वहाँ भी कुछ मैग्नीट्यूड मिलनी चाहिए, यानी कुछ उस वैल्यू मिलना चाहिए। साथ ही साथ उसको कैलकुलेट करें तो डायरेक्शन भी मिलना चाहिए। डायरेक्शन मीन्स सिंगल डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन मीन्स एक डायरेक्शन मिलना चाहिए। और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को पता करने के लिए बिना ट्रायंगुलर लॉ का, ट्रायंगुलर लॉ, बिना पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम लॉ, या बिना किसी पॉलीगन का, पॉलीगन्स लॉ, तीनों में से कोई लगाकर हम कैलकुलेट करेंगे तभी कैलकुलेट होगा। विदाउट ट्रायंगुलर लॉ, विदाउट पैरेललोग्राम लॉ या विदाउट पॉलीगन्स लॉ, बिना किसी को लगाए हुए इसका कैलकुलेशन नहीं हो सकता। तो वेक्टर को वेक्टर कहलाने के लिए 3 शर्त। नंबर 1 बोलिए मैग्नीट्यूड, नंबर 2 डायरेक्शन, एंड नंबर 3 ज्योमेट्रिकल लॉ यानी ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन्स लॉ। एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल्स, डिस्प्लेसमेंट, इसको कैलकुलेशन में तीनों को फुलफिल करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क, टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स भी इसको बोलते हैं। जितने भी फील्ड नाम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से जितने भी क्वांटिटीज हैं ये सब एक वेक्टर हैं, यानी इनके कैलकुलेशन में मैग्नीट्यूड भी मिलेगा, डायरेक्शन भी मिलेगा, और तीनों में से कोई लगा के कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये वेक्टर के शर्त हैं, वेक्टर कहलाने के लिए कंडीशंस हैं। पॉज करके नोट कर लीजिए। अब थर्ड क्वांटिटी वेक्टर के बाद जो हो सकता है कि एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाए, हो सकता है कि आपके कैलकुलेशन में यूज ना हो, लेकिन नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थर्ड क्वांटिटी का नाम है बेटा टेंसर, TENSOR, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर को टेंसर कहलाने का जो शर्त है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which having different magnitudes, different magnitudes and different directions at the same time, एक ही समय पर उस क्वांटिटी की जब कैलकुलेशन करोगे किसी बॉडी में, तो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे, अलग अलग डायरेक्शन मिलेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, एक रस्सी है, एक स्ट्रिंग है, एक धागा है, यहाँ धागा को आपने बांध दिया, गांठ लगा दिया। ये पोल हो सकता है, दीवार हो सकता है, ग्रिल हो सकता है, और उस धागे को आप यहाँ पर आप अपने हाथ से पकड़ करके आप मान लो कि इसको खींच रहे हो।
या मान लो कि दो तरफ से ऐसे खिंचा रहा, ऐसे कोई रस्सी को कोई खींच रहा है इस तरह से। जब वो खींचेगा होगा क्या कि किसी मिडिल पर आप खड़ा होकर सोचें इस पर, तो देखेंगे कि इधर वाले पर्सन इधर फोर्स लगाया है, तो यहाँ वाले फोर्स इधर लगाया हुआ है। इस पॉइंट पर एक ही टाइम में दो डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक उधर तो एक उधर। और यहाँ पर एक मान लो कुछ फिक्स वैल्यू मिला, मान लो कि ये वैल्यू, ये पॉइंट को मैं ओ मानता हूँ। अब मैं चला गया यहाँ इसके तरफ, ये मिडिल पॉइंट था, इधर गया, यहाँ भी एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, लेकिन चूंकि ये पॉइंट इस साइड के नज़दीक है, इधर वाला फोर्स ज़्यादा होगा, इधर वाला फोर्स कम होगा। एक ही पॉइंट पर नेट फोर्स अलग हो जाएगा। यहाँ पर दोनों फोर्स आपस में इक्वल थे, यहाँ पर एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम है। हम और थोड़ा नज़दीक चले गए, इधर वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, इधर वाला फोर्स और कम हो जाएगा। सेम कंडीशन हम इधर आ जाते हैं, इसके करीब आ गए तो इधर वाला फोर्स ज़्यादा होगा, इधर वाला फोर्स कम होगा। ये पूरे स्ट्रिंग में दोनों तरफ से स्ट्रिंग खिंचा हुआ हो तो स्ट्रिंग के जितने भी पॉइंट्स हैं दोनों एंड तक, हर एक पॉइंट पर फोर्स की मैग्नीट्यूड अलग अलग होगी, उसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके कैलकुलेशन में एक ही टाइम पर हर पॉइंट पर अलग अलग फोर्स मिले, अलग अलग डायरेक्शन मिले, यानी मैग्नीट्यूड मिला, डायरेक्शन मिला, इस टाइप की क्वांटिटी का नाम है टेंसर। अब यहाँ पर इसका नाम क्या है? तो जब कोई रस्सी खींच दिया जाए तो उसमें जो तनाव होता है, खिंचाव होता है, उस तनाव को भी फोर्स कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेंशन। टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो क्या है? एक टेंसर क्वांटिटी है। एक बात ये हो गई। आगे सोचिए, मान लो कि कोई बॉडी है, किसी चीज़ को हमने क्या किया? फोल्ड करा, मोड़ दिया। मैंने मोड़ दिया किसी चीज़ को, मान लो कि ये हैंकी है, इसको मैंने क्या किया? कैसे मोड़ दिया, इसको ऐसे मोड़ दिया, छोड़ दिया, फिर अपने जगह पे मान लो आ गया। एग्जाम्पल रखिए कि आपके पास कॉपी है, कॉपी को ऐसे आपने मोड़ा, जैसे आप छोड़ोगे फिर अपने जगह पे आ जाएगा। तो जगह पे तो आएगा, लेकिन उस कॉपी के जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी पर आपने फोर्स लगाया था, सभी पार्टिकल अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन जैसे छोड़े तो कोई इधर अपने को लगाया, कोई इधर लगाया, कोई अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा करके और वो कॉपी के पेज जो थे वो फिर सीधा हो गए। आपने एक ही टाइम पर सबको लगाया था फोर्स, लेकिन जब वो अपने पोजीशन में आने की बात आई तो सभी उसके मोलेकुल्स और पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू के साथ फोर्स लगाए। तो इलास्टिसिटी भी, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं, एक टेंसर क्वांटिटी है। और भी आप सोच सकते हैं, इस बॉडी को यदि हम घुमाएंगे, ये बॉडी को घुमाएंगे, ये बॉडी को घूमने के कारण एक वर्ड पढ़ना है फिजिक्स में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बॉडी घूम रही होगी, लेकिन इस बॉडी का एक्सिस हम यहाँ ले लेंगे तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाएगी, उसी समय पर यहाँ ले लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही बॉडी का एक ही टाइम पर अलग अलग एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगी कि नहीं होगी? अलग होगी। जो 11th वाले बच्चे अभी जब स्टार्ट किए हैं फिजिक्स पढ़ना, तो उनको थोड़ी सी हो सकता है कि समझने में दिक्कत होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, लेकिन आगे चल करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो पढ़ लेंगे तो फिर उनको ये आसान हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी टेंसर क्वांटिटी है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो टेंसर के अंदर आता है। हम बात करें प्रेशर की, प्रेशर हमें कैसे दबाएं किसी बॉडी पर? हमने ये बॉडी लिया, इस पर मैंने फोर्स लगाया, प्रेशर डेवलप किया।
इस बॉडी के जितने भी पार्टिकल हैं सभी पर मैं जब फोर्स लगा रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरे हाथ के सभी पार्ट्स इक्वल ना हो, उबड़ खाबड़ हैं, देख रहे हैं। तो मैं फोर्स लगाया, किसी में नीचे लगा होगा, किसी में तिरछा लगा कहीं। तो जो प्रेशर है या ऐसे ही जुड़ा हुआ स्ट्रेस है, ये सब क्या है? टेंसर क्वांटिटी है। एक और एग्जांपल आप समझ लीजिए, या आपके घर में भी एग्जांपल को आप समझ सकते हैं। आपके घर में पानी स्टोर करने वाला जो डिवाइस लगा होता है छत के ऊपर, वो होता है सिंटेक्स। सिंटेक्स से पाइप का कनेक्शन आपके पूरे घर में होता है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है। जब सिंटेक्स का पानी फुल रहता है तो कितना भी बिल्डिंग का फ्लोर क्यों नहीं हो, कोई भी सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, पानी का जो प्रेशर होगा, जब खोलेंगे तो काफ़ी प्रेशर से पानी आएगा। लेकिन धीरे धीरे पानी उसमें जब कम होने लगता है तो ऊपर वाले फ्लोर पे पानी का प्रेशर घट जाता है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे हम आए, ग्राउंड फ्लोर पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। पानी कम होते जाएगा, ऊपर वाले छत का नीचे से जैसे ऊपर से नीचे आएंगे प्रेशर बढ़ेगा, नीचे जाएंगे प्रेशर घटेगा। हर फ्लोर का प्रेशर अलग अलग होगा। तो प्रेशर एक ही टाइम पर हर किसी फ्लोर पे उस पानी का प्रेशर अलग अलग हुआ कि नहीं? तो प्रेशर क्या है? एक टेंसर क्वांटिटी है। इसलिए हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में बांटा गया: स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड टेंसर क्वांटिटी। इस तरह से 3 क्वांटिटी हो गए, राइट। तो इसके बाद हम लोग, चूँकि पूरी टॉपिक जुड़ा हुआ है वेक्टर का, तो ये कैलकुलेशन वाले पार्ट में हम वेक्टर का कैलकुलेशन करेंगे, कुछ स्केलर का कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन चूँकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी आता है, डायरेक्शन भी आता है, और स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होता है, तो हर किसी फिजिकल क्वांटिटी के कैलकुलेशन करने में तो मैग्नीट्यूड आएगा ही आएगा। इसलिए स्केलर करके टॉपिक फिजिक्स में नहीं है, वेक्टर करके टॉपिक है। और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर एनालिसिस, यानी वेक्टर को एनालाइज करना है, वेक्टर के बारे में समझना है। और आप भी कॉपी खोल लीजिए और एक एक कंटेंट को, एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करिए वेक्टर को। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बोलचाल की भाषा में इस टॉपिक को समझा सकूँ, और आपको जब समझ में आ जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि फिजिक्स के बहुत सारी चीज़ें आपको इजी लगेंगे। वेक्टर, एनालिसिस, वेक्टर को एनालाइज करना है। तो पहला नंबर टर्म कि वेक्टर को कैसे पहचानेंगे। मान लो कि बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ हो फिजिकल टर्म्स, और उसमें पहचानना है कि वेक्टर कौन है, या आप ही को लिखना है एक साथ, स्केलर वेक्टर सब साथ में, लेकिन उसमें मार्क करना है कि इसमें वेक्टर को आप लिख रहे हैं और स्केलर लिख रहे हैं। तो कैसे वेक्टर के लिए आप क्या करोगे, यही मैं समझाने जा रहा हूँ। पुरानी परंपराओं के अनुसार, चूँकि आपकी जो फिजिक्स है 2 पार्ट में है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल का मतलब पुरानी फिजिक्स, और मॉडर्न का मतलब 20th सेंचुरी एंड देन आफ्टर। तो हमारी पुरानी ट्रेडिशन थी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है उसको किसी न किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर से का तो हम लोग निश्चित है कि लिखते ही हैं। जैसे वेलोसिटी को भी लिख देते हैं, फोर्स को F लिख देते हैं, वेलोसिटी को भी लिख देते हैं। ये हम लोग सिंबल यूज करते हैं अल्फ़ाबेट लेटर का। तो पुरानी परंपरा थी कि यदि मान लो कि एक साथ हमने क्या किया, हमने लिखा मान लो एस, हमने लिखा एस को बोल्ड कर दिया, एक एस को बोल्ड कर दिया, हमने लिखा भी, एक भी को बोल्ड कर दिया, हमने लिखा एफ, एक एफ को बोल्ड कर दिया,
हमने लिखा ए को बोल्ड कर दिया। अब यहां बोल्ड का क्या मतलब है? तो जितने भी ये लाइट हैं बोल्ड नहीं है, उस सब को स्केलर से डिनोट किया गया, और जितना भी बोल्ड लिखा ये सब वेक्टर का सिंबल था। जैसे हम एग्जाम्पल आपको देता हूँ, पुरानी परंपरा था कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, हमने लिखा एस, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी स्पीड भी और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसी को मैंने क्या किया, बोल्ड कर दिया। वेलोसिटी ये भी बोल्ड इस बात को रिप्रेजेंट करता है, ये वाली क्वांटिटी वेक्टर है। हमने लिखा एस किसके लिए, तो डिस्टेंस के लिए मान लो कि हमने लिखा एस, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने लिखा एस बोल्ड। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पुरानी जो ट्रेडिशन थी हमारे वेक्टर और स्केलर को रिप्रेजेंट करने का, तो बोल्ड लेटर से वेक्टर को रिप्रेजेंट किए जा रहे थे, और जो लाइट लेटर थे उसे स्केलर को रिप्रेजेंट किए जा रहे थे। ये पुरानी परंपरा थी। लेकिन आज के समय में, आज समय का मतलब ये नहीं है कि 20वीं सेंचुरी के बाद, बहुत पहले ही इस बात को चेंज कर दिया गया था कि वेक्टर को पहचानने की तरीका बदल दी गई थी। क्या? तो लिखा गया कि एनी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंट बाई एरो ओवरहेड, यानी उसके सर के ऊपर हम एरो लगा देंगे, वो वेक्टर का सिंबल हो जाएगा। जैसे मैं आपको कहूं, अब लिखना है मान लो कि डिस्प्लेसमेंट को मान लो कि आप चाहते हो कि हम x से लिखें, x, लेकिन x केवल लिखोगे तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन यदि x के ऊपर आप एरो लगा दो तब वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो कि उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो r से, तो r के ऊपर एरो लगा दो, ये हो गया। मन किया कि हमको कोई और लेटर चाहिए, हमको मन किया कि a के ऊपर एरो लगा देंगे। हमको मन किया कि लिखना है, इसके लिए हमको लिखना y, तो y के ऊपर एरो लगा देंगे। लिखना h के ऊपर लगा देंगे। तो जिस किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो उसके ऊपर एरो लगा देंगे। मान लिखना है वेलोसिटी, तो v के ऊपर एरो लगा दिया, u के ऊपर एरो लगा दिया, ओमेगा के ऊपर एरो लगा दिया, जिसके ऊपर एरो लगा दो ये हो जाएगा। आपको लिखना है एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर्स हैं। a के ऊपर एरो लगा दिया, f के ऊपर एरो लगा दिया, n के ऊपर लगा दिया, g के ऊपर एरो लगा दिया। कोई भी लेटर, जिस लेटर से आप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हो करो, लेकिन एरो लगा दोगे तो वेक्टर हो जाएगा। लिखना है फोर्स, F वेक्टर। हमको लिखना है कि नहीं हम P लिखना है, हमको लिखना है T, आप लिख दो, एरो लगा दो। आपको लिखना है लीनियर मोमेंटम, हम लिखिए P वेक्टर। आपको जिस लेटर से रिप्रेजेंट करना है रिप्रेजेंट करिए, लेकिन उसके ऊपर एरो लगा दीजिए। मुझे लिखना है मान लो टॉर्क, समटाइम कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स, सिंबल लेते हैं टाउ वेक्टर। हमको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई वेक्टर। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम यहाँ लगा देंगे आई वेक्टर या ई वेक्टर। यानी आप समझ गए होंगे कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को ये बात बतानी है कि ये वेक्टर है, तो उसके ऊपर एरो लगा देंगे, उसके ऊपर तीर का निशान लगाते हैं। अब क्यों लगाते हैं मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एरो लगा देंगे, समझ में आ गई होगी बेटा। तो ये हो गया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का सिंबल्स।
उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब एक फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये पहला तरीका हो गया, पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब उस फिजिकल क्वांटिटी पे एरो क्यों लगाते हैं, पहले ये समझिए। मान लो कि मुझे ए बी के ऊपर मुझे एरो लगा देनी है, हमने एरो लगा दिया। अब इसका मतलब क्या है? फिजिक्स कहता है कि इसका मतलब है कि कोई पार्टिकल ए से चल रही है लेकिन बी के तरफ जा रही है। एरो का मतलब कि एक तरफ से आप दूसरे तरफ जा रहे हैं। ए बी के ऊपर एरो, बॉडी ए से बी के तरफ जा रही है। यानी जो भी फिजिकल क्वांटिटी का ये सिंबल हो ए बी, इसका मतलब कि डायरेक्शन ए से बी के तरफ होगा। हम एरो बदल दें ऐसे, इसका मतलब बी से ए की तरफ। जब ए और बी लिखा हुआ है तब मान लो कि लिख दिया गया एक्स के ऊपर एरो। अब इसको कैसे पहचाना होगा, किधर से किधर? तो इसके लिए फिर फिजिक्स को आगे पढ़नी पड़ती है समझने के लिए। लेकिन मैं एरो का अब मतलब समझा रहा हूँ, एरो का मीनिंग समझा रहा हूँ कि एरो का मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ एन एरो, मीनिंग ऑफ एन एरो, एरो का मीनिंग। एक्चुअल जब आप एरो देखे होंगे तो ये एरो, उम्मीद है कि ये सब सीरियल वगैरह में, धार्मिक सीरियल वगैरह में जब देखे होंगे कि कोई एक तीर चलाते हैं धनुष से और वो जा रहा होता है एक तरफ, तो ऐसा बना होता है। और दूसरी एंड बेसिकली ऐसी बनी हुई होगी, यानी तीर का, एरो का यही है एरो, ऊपर एरो, एक्चुअल एरो का यह सिंबल है। अब किसी के ऊपर ये एरो लगा हुआ है, इस एरो के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है समझना। एक तो एरो पहला नंबर रिप्रेजेंट करता है कि लेंथ ऑफ एन एरो represent the magnitude of the physical quantity. This physical quantity, जैसे इमेजिन करिए कि हमने दो एरो बना दिया, एक एरो ये और एक एरो ये। किसी की लेंथ बड़ा है, यहाँ लेंथ छोटा है। मान लो कि दोनों ही फोर्स है, मैं लिख दिया F1 वेक्टर, F2 वेक्टर। आप आराम से अब समझ गए होंगे कि जो लंबा है उसका वैल्यू बड़ा है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ F2, यानी सेकंड वाला जो फोर्स है पहले वाला से बड़ा है। ये कैसे पहचाने? एरो के लेंथ से। तो लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2, अब ये इस वेक्टर में दो पॉइंट हम देते हैं, पॉइंट ये, दो पॉइंट। जब हम इस पॉइंट को देखते हैं, जैसे ए वाला पार्ट देखते हैं, ए वाला पार्ट लगता है कि मेरे तरफ आ रहा है, यानी हम ए और बी पॉइंट लेता हूं, ए और बी। यदि बी की तरफ हम देखते हैं, एरो की तरफ हम खड़ा हो गए, तो लगता है कि मेरे तरफ आ रहा है, आपके तरफ आ रहा है। तो जब आपके तरफ आने का मतलब वो कहीं से निकल के आ रहा है, वो कहीं से निकल के आ रहा है। ये बात रिप्रेजेंट करता है बाहर के तरफ। यानी ये वाला पॉइंट जो है B, जो ये इस टाइप का दिखाया जाता है सीरियल वगैरह में, इस टाइप का जो सीन है B वाला पार्ट, आपके कॉपी में यदि ये बना दिया जाए या कहीं बुक में आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि
कि आपके कॉपी को छेद कर ये बाहर निकल रहा है परपेंडिकुलर ऊपर के तरफ, तो इसका मीनिंग होता है डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, यानी परपेंडिकुलर टू द पेपर, जो आपका पेपर है उसके परपेंडिकुलर है, ऊपर की तरफ है। लेकिन यदि ये ना हो, ये वाला पार्ट, ए वाला पार्ट, ये बी वाला पार्ट में दिखाया, ए वाले पार्ट की तरफ चलेंगे, इसका मतलब ये पीछे वाला पोर्शन बता रहा है कि कहीं ये जा रहा है। यदि आपके कॉपी पर ही आएगा और आकर के बी इंटर किया, ए पीछे की तरफ दिखेगा, तो ए का जो सिंबल इस टाइप से आपको दिखेगा, इस टाइप से आपको दिखा, क्रॉस साइन दिखेगा, क्रॉस साइन। क्रॉस साइन का मतलब कि कोई चीज आपके कॉपी को छेद के नीचे की तरफ जा रहा है, यानी ए का मतलब होता है डायरेक्शन परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। इनवर्ड्स, इनवर्ड्स का मतलब इनवर्ड्स एक साथ, इनवर्ड्स का मतलब परपेंडिकुलर टू द पेपर डाउनवर्ड। आपके पेपर पर यदि ये सिंबल दिया हुआ है या कहीं बुक में लिखा हुआ है, तो समझिएगा कि यदि ये पेपर है और इसके ऊपर क्रॉस साइन है, समझिएगा कि डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ये डॉट वाला साइन है, तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो इस एरो में ये दोनों पोर्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इनवर्ड्स आउटवर्ड्स को रिप्रेजेंट करा, लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करा। इतना चीज ये खुद एरो रिप्रेजेंट करता है। तो एरो इसी सोच के दिया गया, यदि हम किसी भी क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा दें तो मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर देगा। एरो का एक्चुअल जो मीनिंग होगा उसमें डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर दिया, यानी किधर से किधर को जा रहा है, इनवर्ड्स है कि आउटवर्ड्स है। इसी सब सोच करके एरो दिया गया। तो ये एरो का मीनिंग होता है एक्चुअल मीनिंग। इस मीनिंग से आपको बहुत काम मिलेगा दो साल की फिजिक्स में, 11th-12th के फिजिक्स में। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे इसको सीखते हैं। एक चीज आपको मिल गया कि जब कोई वेक्टर है तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। वो डायरेक्शन यदि हम एरो की बात करेंगे तो एरो से हम डायरेक्शन समझ गए कि कब इनवर्ड्स है कब आउटवर्ड्स है, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक वेक्टर के पास क्या क्या होता है ये तो हम लोग थ्योरी में सीख लिया, लेकिन उसको सिंबल क्या होता है, अब मैं तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या बताया कि किसी भी वेक्टर को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये पहला नंबर पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 समझाया कि जब हम एरो देते हैं तो एरो का मीनिंग क्या हुआ। अब थर्ड नंबर पॉइंट, थर्ड वन, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर मतलब रिप्रेजेंट करता है, यानी मैं लिखता हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मान लीजिए हम कोई वेक्टर लेते हैं, लेट अ वेक्टर ए वेक्टर, मान लो कोई एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो हम इसके मैग्नीट्यूड का सिंबल देना चाहते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को लिखना होगा तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर लिखेंगे। मैंने वेक्टर को हम लोग मॉड में लिख देंगे तो वह सिंबॉलिकली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। या हम मॉड नहीं लगाते हैं, केवल उसी लेटर से लिख देते हैं, तब भी ये मैग्नीट्यूड का सिंबल हो जाएगा। यानी आगे जब फिजिक्स को पढ़ने में जब कभी भी हम लोगों को ऐसा लगे कि
कि हमको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है किसी वेक्टर का, तो वेक्टर का जो भी सिंबल होगा उस सिंबल को मॉड में घेर दीजिए या एरो लगा हटा करके लिख दीजिए। अब लिखते हैं डायरेक्शन। मान लो डायरेक्शन लिखना है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसके ऊपर ऐसे कर देते हैं। इसका मतलब होता है कैप, इसका मतलब होता है कैरेट, इसका मतलब होता है हैट। सबसे ज्यादा यूज टर्म होगा कैप, हम लिखेंगे ए कैप। तो किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट किए, उसके डायरेक्शन को ये लिखे, यानी ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, या ए कैप। किसी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के ये बेसिक रूल्स हो गए कि कैसे हम लिखते हैं। राइट, समझ में आ गई पूरी बात। तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट हो गया, वेक्टर के डायरेक्शन हो गया, और दोनों को मिला के ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन मान लो किसी वेक्टर का अपोजिट हमको दिखाना है, उल्टा, जैसे शुरू में लिखे था ना ए बी बी ए, लेकिन हमारे पास एक ही लेटर है, इसका उल्टा दिखाना है। यहां से थोड़ा सा आपको मैथ समझाऊं। ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है। एक तरफ लिखते हो प्लस तो एक तरफ लिखते हो माइनस, माइनस का मतलब उल्टा। ठीक उसी तरह से अपोजिट ऑफ अ वेक्टर कैन बी represents by negative sign before it, negative sign before it, as मान लो कि एक वेक्टर है, तो हमको लिखना है अपोजिट ऑफ ए वेक्टर, अपोजिट ऑफ ए वेक्टर लिखेंगे माइनस ए वेक्टर। हमको लिखना अपोजिट ऑफ बी वेक्टर, हम लिखेंगे माइनस बी वेक्टर। अपोजिट ऑफ सी वेक्टर हम लिखेंगे माइनस सी वेक्टर। यानी जब भी हमको अपोजिट रिप्रेजेंट करना हो तो हम यह यूज कर लेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। इतना बेसिक चीज़ पहले जान लीजिए, जानने के बाद फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। जय